नमस्कार। आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 2021 की बात थी, जिस दिन तालिबान दोबारा सत्ता में आया अफगानिस्तान में। ठीक है, जिस लाव लश्कर के साथ अमेरिका ने यह प्रतिबद्धता दिखाई कि हम जब तक आतंकवाद है तब तक वहां खड़े रहेंगे, लेकिन अंततः अमेरिका ने तालिबान को सत्ता सौंपकर वहां से रवाना हो गया। कई बातें उठी तालिबान के आने के बाद, कई वचन दिए तालिबान ने कि हम मानवाधिकार का सम्मान करेंगे। महिला शिक्षा की बात भी की गई, महिलाओं के अधिकार की बात की गई, लेकिन सच्चाई यह है कि तालिबान सत्ता में आने के बाद अपने सारे किए गए वादों को पीछे छोड़ दिया। चाहे वो मानवाधिकार का मुद्दा हो, चाहे महिला शिक्षा का मुद्दा हो, अपना जो उनका चरित्र है कट्टरपंथी वाला, वह बरकरार रहा। लेकिन एक चीज अवश्य तालिबान ने ऐसा किया जिसका क्रेडिट आज दिया जाना चाहिए, और क्रेडिट है अफीम के उत्पादन का, ओपम के उत्पादन का। कभी विश्व में अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक था, और अफीम कहीं ना कहीं वहां पर और उसके आसपास टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक माध्यम भी। वैसे भी अफगानिस्तान के पास ऐसा कुछ था नहीं जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए। रिसोर्सेस हो सकते हैं हो, लेकिन तकनीक नहीं है कि वह निकाल सके। अफीम ने अफगानिस्तान के पूरे क्षेत्र को आतंकवाद के रूप में बदल दिया, और आज अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं रहा, प्रोड्यूसर नहीं रहा, और उसकी जगह अब म्यांमार ने ले लिया है। और यह भारत के लिए एक बहुत सोचने का विषय है। गार्डियन की रिपोर्ट में आया हुआ है कि म्यांमार बिकम्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपन, ओवरटेकिंग अफगानिस्तान। यानी अब अफगानिस्तान आपको पढ़ने में नजर नहीं आएगा कि सबसे ज्यादा अफीम की खेती अफगानिस्तान में हो रही है, उसको पार कर गया किसने? म्यांमार ने। यहां पर कुछ बातों को और मैं रेखांकित करूंगा, वह यह है, जरा देखा जाए। यहां पर आप देखेंगे एक बात, तो यह समझ में आपको आएगा कि अफगानिस्तान को पार करके 2023 में म्यांमार जो है वो सबसे बड़ा बन गया। म्यांमार लगभग आज के तारीख में जो रिपोर्ट आई है यूएनओडीसी का, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, ध्यान रखेंगे इस पर क्वेश्चन आ सकता है। यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, उसने बोला है कि म्यांमार जो है उसने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया है 2023 में? 1080 मीट्रिक टन ओपम, जिससे हीरोइन बनता है इस साल। वहीं यह बात भी कही गई है कि अफगानिस्तान में ओपम प्रोडक्शन जो हुआ है वो मात्र 330 टन के आसपास में है। मैट्रिक वर्ड यूज नहीं किया गया, केवल 330 टन, और माना जाता है कि 95% के आसपास कट हुआ है, यानी कमी हो गई है अफगानिस्तान में ओपम प्रोडक्शन। ऐसा क्यों हुआ है इसको समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि अप्रैल माह में इन्होंने बाकायदा अप्रैल माह में बैंड कर दिया किसको? ओपम प्रोडक्शन को। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, पूरी प्रतिबद्धता को दिखाया गया, और इसी बैंड का नतीजा है, प्रतिबंध का नतीजा है कि अब अफगानिस्तान में ओपम वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर समस्या क्या है इसको समझा जाए। समस्या यह है कि म्यांमार में लगभग फरवरी 2021, मेरे ख्याल से 1 फरवरी का समय था, जब वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार थी
नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी आंग सान सू की, आप नाम सुने होंगे, एक महिला का, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी म्यांमार में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। लोकतंत्र तो आया, कहने के लिए आया, लेकिन आया। हुआ क्या? हुआ यह कुछ दिनों के बाद ही नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा रन की जा रही लोकतांत्रिक सरकार को वहां की सैन्य सरकार ने तख्ता पलट कर दिया, जिसे जुंटा सरकार भी कहा जाता है। और वहां पर जुंटा सरकार आने के बाद म्यांमार अब नया अफगानिस्तान बन गया है, क्योंकि वहां ओपम का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, ओपम का प्रोडक्शन बढ़ने से उस क्षेत्र में इलीगल व्यापार बढ़ेगा और वाजिब है जो कट्टरपंथ होंगे वहां तक पैसा बहुत आसानी से पहुंचता है। और भारत के सिक्योरिटी के लिहाज से, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिहाज से एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। कुछ और बातें वहां तक पहुंचने से पहले जरा हम देख लें। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम्स के बारे में जिसकी रिपोर्ट हालिया आई है, जरा इसके बारे में भी एक नजर घुमा लेते हैं। यूएनओडीसी का, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है और ड्रग्स वगैरह और नशीली दवाओं के जो व्यापार होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए संस्था काम करती है। इसकी संस्था का फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। सेक्टर क्या काम करता है? ये ड्रग्स को कंट्रोल करता है। आगे कुछ और भी बातें देख लेते हैं इसके बारे में। वो यह है कि यूएनओडीसी जो वर्क है उनका बहुत बड़ा पहला तो काम है कि पीपल को एडुकेट करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि क्या ड्रग्स का नतीजा हो सकता है यदि आप यूज करते हैं तो। फिर इसमें वे लोग स्ट्रेंथन करते हैं इंटरनेशनल एक्शन को अगेंस्ट इलीगल प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, ट्रैफिकिंग करते हैं, जो होता है, जो क्राइम होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं साथ में मिल करके। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 2002 में इसी के अंडर में, यूएनओडीसी के अंडर में, द यूएन जनरल असेंबली अप्रूव एंड एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर द एक्टिविटीज फॉर द टेररिस्ट प्रिवेंशन ब्रांच ऑफ यूएनओडीसी। मतलब कि ये जो ड्रग्स का कारोबार है जिसके कारण से टेररिज्म का भी जो बढ़ता है, क्योंकि पैसा आता है इन क्षेत्र में, इलीगल पैसा हमेशा इलीगल चीज को प्रमोट करता है, तो इससे टेररिज्म बढ़ता है। तो इसी संस्था ने टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए भी अपने आप को एक्सपेंड किया था। 2002 में टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच लाया था यूएनओडीसी का। याद रखेंगे, यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि यूएनओडीसी लगभग 20 फील्डों में काम करती है, 150 कंट्रियों में ये काम करती है। ये डायरेक्ट वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर के भी, और नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एनजीओज वगैरह हो, उनके साथ भी मिलकर के ये वर्क करती। अब आते हैं उस पर बात जो म्यांमार आज बन गया है ओपम का हब, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देना होगा कि म्यांमार की ओएनओडीसी ने कहा है कि म्यांमार की जीडीपी में इसका योगदान बहुत बढ़ गया है, लगभग 4.1% इसकी जीडीपी में बढ़ता जा रहा है, और खासकर सेना के कब्जे के बाद तो ये और भी बढ़ रहा है। करीब करीब माना जा रहा है कि 2.4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास में अफीम का कारोबार हो चुका है म्यांमार में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे वो यह है कि आखिर इसकी पैदावार जो बढ़ रही है उसके पीछे कुछ कारणों को बताया गया है। एक तो यह है कि म्यांमार में सत्ता परिवर्तन के बाद से मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था और किसानों को इससे बाहर निकलना था, और उन्होंने एक सस्ता तरीका अपनाया ओपम की कृषि का। उससे फायदा भी बहुत था, पैसा भी आ रहा था, और ज्यादा पैसा से वो क्या कर सकते थे, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के होने के बावजूद भी एसेंशियल कम्युनिटीज को वो परचेज कर सकते थे, मूलभूत सुविधाओं को वो ले सकते थे। फिर इन्होंने, वाजिब बात है, वहां की सरकार क्योंकि जुंटा सरकार, ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं की और लगातार इसका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। इसके प्रोडक्शन के लिए निवेश में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है
उर्वरकों और सिंचाइयों का लगातार किसान प्रयोग कर रहे हैं ताकि इसका प्रोडक्शन और अच्छा से बढ़े। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यदि आपसे प्रश्न आता है, ये कल तक जो ये क्षेत्र था शान स्टेट, जरा गौर कर लीजिएगा, म्यांमार का यह स्टेट जो है शान स्टेट, लगभग यह पूरे म्यांमार का 1/4 एरिया है, शान प्लेटो का क्षेत्र है। यहां पर सिल्वर, जिंक, टीन, लेड, इन सब की भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। यह क्षेत्र सिल्वर, जिंक, लेड और टीन के लिए बहुत अच्छा से जाना जाता है, खासकर टीन तो बहुत फेमस है यहाँ का। इस क्षेत्र में ही यह क्षेत्र जो भरपूर है मिनरल्स का, रिसोर्सेस का, यही क्षेत्र मुख्य रूप से हालिया चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में ओपम की कृषि सबसे ज्यादा हो रही है शान क्षेत्र में। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग यह है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि म्यांमार में जुंटा सरकार, जो वहां की सैन्य सरकार को कहा जाता है, और वहां के कुछ जनजातीय समूहों के बीच लगातार झड़प हुआ और एयर स्ट्राइक भी किया गया जुंटा सरकार के द्वारा उन जनजातियों के ऊपर। यह वही क्षेत्र है शान क्षेत्र, इसलिए भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखेंगे वह यह है, जैसा कि यहाँ पर कई जनजातीय लोग हैं, यदि पूछा जाए कौन कौन सी जनजाति, जैसे एक तो आप जान ही लीजिए वह यह है जो आपको बोला गया, एक जनजाति जैसे शान, शान भी एक जनजाति है तो यहाँ पर रहती है। एक है बमार, बामर, बामर, एक है हान चीन, ये भी यहाँ की जनजाति है। एक है अरखा, यह भी एक यहाँ की जनजाति है। इंथा भी है और गोरखा, ये सब यहाँ की जनजातियां हैं जो लगातार चर्चा में है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की जनजातियों ने वहां की सरकार के विरुद्ध बहुत सारे, ऐसा सरकार वहां का कहा कि उन्होंने काम किया है, तो बाद में इन्होंने कई उपद्रव किए और अंतगत वहां की सरकार को कई स्टेप उठाने पड़े। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र में जो बहुसंख्यक जनता है वह बौद्ध है, लगभग 81% के आसपास। वैसे तो पूरे म्यांमार में अधिकतर बौद्ध ही है, लेकिन शान क्षेत्र में भी लगभग 81% के आसपास बौद्ध है। सेकेंड नंबर पर 9.8% के साथ क्रिश्चियनिटी है और 6.6% के साथ इस्लाम है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कई बार म्यांमार इसलिए भी चर्चा में आता है कि रोहिंग्यास को उन्होंने वहां से भगाया था, जो आज के तारीख में बांग्लादेश और भारत में भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे यह पूछा जाए कि म्यांमार में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोहिंग्यास मुस्लिम कम्युनिटी का ही एक अलग संप्रदाय है, उन्हें जरूर भगाया गया, लेकिन और जो मुस्लिम्स है वो वहां रह रहे हैं। और शान क्षेत्र में लगभग 6.6% के आसपास रोहिंग्या से। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, 1% के आसपास इस क्षेत्र में हिंदू भी है। अब आइए म्यांमार की स्थिति को जरा देखा जाए और यहाँ पर जो ओपम प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है। आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है गोल्डन ट्रायंगल, ये वर्ड है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया का एक फेमस क्षेत्र है जो ड्रग्स के कारोबार और नशीली दवाओं के लिए बहुत फेमस है। इसमें म्यांमार का क्षेत्र, थाईलैंड का क्षेत्र और लाओस का क्षेत्र मिलाकर के आता है। और म्यांमार का कौन सा क्षेत्र आएगा, अब आपको समझ में आ गया, शान क्षेत्र आएगा। और यह क्षेत्र शुरू से ही ड्रग्स कारोबार के लिए बहुत फेमस रहा है। और जिस ढंग से म्यांमार में शान क्षेत्र में लगातार ओपम का कृषि बढ़ता जा रहा है, तो भारत के लिए भी अब चिंता हो गया है। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान जरूर लंबे समय तक ओपम की कृषि में यानी अफीम की कृषि में नंबर 1 देश रहा, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव बहुत सीमित पड़ा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की सीमाएं साझा नहीं हो पाती, क्योंकि पीओके जो पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है पीओके पर, उसके बाद भारत की सीमा सीधा नहीं जुड़ती है अफगानिस्तान से। वैसे पहले जुड़ती थी 80 किलोमीटर का एरिया। लेकिन यहां पर एक अलग बात है, यहां पर यदि नशीली पदार्थों की उत्पादन बढ़ता है तो इसका सीधा प्रभाव भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर पड़ेगा। और आपको पता है हालिया घटनाक्रम आपको पता ही है, वह क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो मणिपुर हो, मिजोरम हो, अति संवेदनशील
क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर कई उग्रवादी संगठन हैं और जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी नशीली दवाओं के कारण जो व्यापार होगा यहाँ पर, इससे पैसा वहां तक पहुंचता है, भारत की अस्थिरता के लिए समस्या दे सकता है या उसको क्रिएट कर सकता है। वैसे भी आपको पता ही होगा कि भारत और म्यांमार के बीच में 16 किलोमीटर अंदर जाने में, चाहे आप म्यांमार से भारत की ओर आए या भारत से म्यांमार की ओर जाए, 16 किलोमीटर अंदर तक में वीजा नहीं लगता है। और यदि इस क्षेत्र में ओपम की कृषि होगी, ज्यादा होगी, तो वाजिब बात है इस क्षेत्र में उग्रवाद बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां तक माल पहुंचेगा और ये इलीगल तरीके से अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, भारत के कुछ क्षेत्रों में बेच करके उसको इलीगल तरीके से ही। और जब इन संगठनों के पास पैसा आएगा तो वो और ज्यादा गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं भारत के लिए। तो भारत के लिए भी सोचने का विषय है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, केवल इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित ही नहीं होगा, भारत में कई जगह अफीम बढ़ सकता है, इससे नशीले पदार्थों का सेवन भारत में बढ़ सकता है, जो भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।